नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 3 समानता पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मुख्य बिंदु। समानता का अर्थ यह है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग से जातीय, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की महान मनाही तथा सबको समान अवसर प्राप्त हों। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान उठी थी। समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है, जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में अंतर करना इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह है कि विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। भारत में महान अवसरों के एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं आती है, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के कारण सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता है। आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन दौलत या आमदनी की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मार्क्सवाद और उत्तरावाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स का मानना था कि खाई नुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, बल्कि उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रयोगिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वह स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक है और न ही आवश्यक। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। मार्क्स और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। अभ्यास प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1। कुछ लोगों का तर्क है कि असमानता प्राकृतिक है, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है और जो असमानता हम चारों ओर देखते हैं उसे समाज ने पैदा किया है। आप किस मत का समर्थन करते हैं? कारण दीजिए। उत्तर। समानता और असमानता दोनों ही प्राकृतिक हैं। इन दोनों अवधारणाओं में भिन्नता हो सकती है, परंतु स्थान विशेष पर दोनों सत्य हो सकते हैं और असत्य भी। प्राकृतिक असमानता कहीं सही हो सकती है और कहीं गलत भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे कहीं रात होती है तो कहीं दिन। इस प्रकार कहीं गर्म होता है तो कहीं ठंडा, तथा कहीं सुबह हो सकती है तो कहीं शाम। इसी प्रकार कोई व्यक्ति काला हो सकता है तो कोई गोरा। इसी प्रकार व्यक्ति में भी जैविक असमानता पाई जाती है। कुछ लोग पुरुष होते हैं तो कुछ स्त्री हो सकते हैं। कुछ प्राकृतिक ने भी व्यक्ति को योग्यताओं और क्षमताओं में समानता बनाया है और प्रत्येक व्यक्ति समान होना चाहता है। समानता एक प्राकृतिक नियम है, परंतु समानता पूर्ण दृष्टिकोण है, सामूहिक दृष्टिकोण के संभव नहीं है। इसलिए
समानता का अर्थ समाज के सामाजिक आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर निकाला जा सकता है। समानता की आवश्यकताओं व्यक्ति के रहने और वातावरण के प्रभाव से सुनिश्चित किया जा सकता है, ताकि यहाँ असमान दशा को भी समझा जा सकता है। व्यक्ति द्वारा निर्मित अन्यायपूर्ण समानता को हटाया नहीं जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर के काम और मजदूर के काम में अंतर स्वाभाविक है। प्रश्न नंबर 2, एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय। एक समाज ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? अपना तर्क दीजिए। उत्तर: पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय। इस कथन से हम सहमत हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक डॉक्टर और एक मजदूर को समान पारिश्रमिक न तो संभव है और न ही न वांछित है, क्योंकि डॉक्टर ने अधिक निवेश करके अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को बढ़ाया है और डॉक्टर का उत्तरदायित्व और कार्य मजदूर के कार्य और उत्तरदायित्व में कहीं अधिक होता है, तथा एक डॉक्टर को प्रतिमाह 10,000 रुपये भुगतान किया जा सकता है, परंतु एक मजदूर को नहीं, क्योंकि एक मजदूर की न्यायसंगत मजदूरी 3,000 रुपये प्रतिमाह हो सकती है। इसलिए यहाँ दोनों की पारिश्रमिक में 7,000 रुपये प्रतिमाह का अंतर है। इसलिए आलोचना नहीं होनी चाहिए और इन्हें समानता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यदि दो मजदूरों को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है तो उस समय उस स्थिति को व्यक्ति निर्मित समानता कहा जा सकता है, और समानता का अलगाव भी है जो लिंग के आधार पर किया गया। सभी व्यक्ति अधिक धनी या अधिक गरीब नहीं हो सकते हैं। यह कल्पना नहीं किया जा सकता है कि सभी व्यक्ति महलों में रह सकते हैं या सभी व्यक्ति बिना किसी आवश्यकता के झोपड़ियों में रह सकते हैं। समानता सापेक्षित शर्त के रूप में होनी चाहिए, जिस कस में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। योग्यताओं एवं क्षमताओं के विकास और जीवन की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई अवधारणा और उसके उचित उदाहरणों में मेल बैठाएं। क, सकारात्मक कार्रवाई। नंबर 1, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। ख, अवसर की समानता। 2 बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं। ग, समान अधिकार। नंबर 3, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। उत्तर: क, सकारात्मक कार्रवाई। नंबर 2, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं। ख, अवसर की समानता। नंबर 3, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ग, समान अधिकार। नंबर 1, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, किसानों की समस्या से संबंधी एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार छोटे और श्रीमंत किसानों को बाजार से अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि सरकार को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन यह प्रयास केवल लघु और श्रीमंत किसानों तक ही सीमित रहना चाहिए। क्या यह सलाह समानता के सिद्धांत से संभव है? उत्तर: यह कथन समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है और समानता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है, क्योंकि विभिन्न लोगों के लिए 2 नीतियां नहीं अपनाई जा सकती हैं। एक छोटे और सीमांकित किसानों के लिए और दूसरी बड़े और धनी किसानों के लिए। 2 नीतियां अपनाई जा सकती हैं। यदि लघु किसान अपनी उपज की अच्छी कीमत नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो इसका कारण भिन्न हो सकता है। लघु और सीमांकित किसानों का कि कुछ स्वीकृत कार्यों को उच्च रियासत और निम्न ब्याज वाले ऋण देकर उनकी सहायता की जा सकती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी समानता के किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है और क्यों? उत्तर: कक्षा का हर बच्चा नाटक का पाठ अपना क्रम आने पर पढ़ेगा। उत्तर: इस पैरा में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि कक्षा के हर बच्चे को क्रमानुसार किया गया है। ख,
कनाडा सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से 1960 तक यूरोप के श्वेत नागरिकों को कनाडा में आने और बसने के लिए प्रोत्साहित किया। उत्तर, इस प्रश्न में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि कनाडा की सरकार ने रंग के आधार पर भिन्न कार्य को अपनाया है। उसने केवल गोरे यूरोपीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 1960 तक कनाडा प्रव्रजन करने का आदेश किया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से रेलवे आरक्षण की एक खिड़की खोली गई। उत्तर, इस प्रश्न में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में 60 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कुछ वन क्षेत्रों को निश्चित आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। उत्तर, इस प्रश्न में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें कुछ जंगल केवल जनजाति समुदाय को देने की बात कही गई है, जबकि सभी के लिए इस प्रकार प्रावधान करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, क्या महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में कुछ तर्क दिया गया है? इनमें से कौन से तर्क समानता के विचार से संगत हैं? कारण भी दीजिए। स्त्रियां हमारी माताएं हैं, हम अपनी माताओं को मताधिकार से वंचित करके अपमानित नहीं करेंगे। सरकार के निर्णय पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए शासकों के चुनाव में उनका भी मत होना चाहिए। महिलाओं को मताधिकार न देने से परिवारों में मतभेद पैदा हो जाएगा। महिलाओं से मिलकर आधी दुनिया बनती है। मताधिकार से वंचित करके लंबे समय तक उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता है। उत्तर, प्रश्न के पैर ख और पैरा घ में समानता है। पैरा ख में कहा गया है कि सरकार के निर्णय पुरुष और महिला दोनों को प्रभावित करते हैं, इसलिए दोनों को शासकों के चुनाव में सहभागी होना चाहिए। पैरा घ में कहा गया है कि महिलाओं के मतदान के अधिकार को इनकार किया जा सकता है, जो संपूर्ण जनसंख्या का 50% है। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, समानता का अर्थ क्या है? उत्तर, समानता का अर्थ यह है कि समाज में ऐसी व्यक्ति या वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही तथा सबको समान अवसर प्राप्त हो। लास्की के अनुसार सर्वप्रथम समानता का अर्थ है कि समाज में कोई विशेषाधिकार युक्त वर्ग न हो। प्रश्न नंबर 2, समानता कितने प्रकार की होती है? यह उदाहरण होती है, उदाहरण व्याख्या कीजिए। उत्तर, समानता 5 प्रकार की होती है, जो निम्नलिखित है। समानता के प्रकार। नंबर 1, प्राकृतिक समानता। नंबर 2, सामाजिक समानता। नंबर 3, नागरिक वैधानिक समानता। नंबर 4, राजनीतिक समानता। नंबर 5, आर्थिक समानता। नंबर 1, प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता वह समानता है जो प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, जैसे सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है, अर्थात हम सभी प्राकृतिक रूप से मनुष्य हैं। नंबर 2, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ है समाज में बिना किसी जाति, धर्म, वंश, लिंग और रंग के समाज में किसी व्यक्ति से समाज व्यवहार एवं सामाजिक अवसरों से है। समाज में यदि सभी के साथ समान व्यवहार हो रहा है और उसे सभी सामाजिक अवसरों का लाभ मिल रहा है, तो इसे सामाजिक समानता कहते हैं। नंबर 3, नागरिक वैधानिक समानता। सभी व्यक्ति को कानूनी रूप से समान अधिकार प्राप्त हो, अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हो। इस समानता के अंतर्गत कानून किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, नस्ल, वंश और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता है। ऐसी समानता को नागरिक वैधानिक समानता कहते हैं। नंबर 4, राजनीतिक समानता। जब सभी नागरिकों को राज्य द्वारा समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, तो इसे राजनीतिक समानता कहते हैं। राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य है कि सभी को वोट देने का अधिकार, अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, चुनने या चुनाव लड़ने का अधिकार इत्यादि से है। नंबर 5, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी को समान रोजगार, समान वेतन, व्यवसाय और समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार हो, तो ऐसी समानता को आर्थिक समानता कहते हैं। उदारवाद। सकारात्मक कार्यवाही। सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ है सरकार को समानता की स्थापना एवं वृद्धि के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने
से है, जिससे सभी प्रकार के समाज को समानता को बढ़ावा मिले। निम्न तथा वंचित समुदाय को विशेष समुदाय प्रदान की जाए। कानून के समस्त समानता। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है संविधान एवं कानून के लिए सभी नागरिक समान है। उसके लिए कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा, शिक्षित या अशिक्षित, अमीर या गरीब नहीं है। सभी उसकी दृष्टि में समान है और वह किसी से इस आधार पर भेदभाव नहीं करता कि समान दृष्टि से सभी की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सभी समान हैं। प्रश्न नंबर 3, समानता जीवन की आवश्यक शर्त क्यों है? उत्तर, समाज में नागरिकों के लिए समानता विकास के लिए आवश्यक शर्त है, क्योंकि समानता के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग नहीं कर सकता है। नागरिक समानता के अंतर्गत कानून सर्वोच्च होता है और सभी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर होते हैं। जो व्यक्ति कानून की परवाह नहीं करता है और वह सोचता है कि कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है तथा किसी व्यक्ति उस तथा किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं करने देता है, तो उस व्यक्ति के लिए कानून में दंड का प्रावधान किया गया है। जब कानून समान रूप से सभी व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है, तभी व्यक्ति निर्भीक होकर अपनी स्वतंत्रता की किसी भी प्रकार का प्रयोग वास्तविक रूप से कर सकता है। समानता की अवधारणा इस विचार पर जोर देती है कि महत्वपूर्ण मानव जाति समान मूल्य रखती है, जिसका सरोकार रंग, लिंग, जाति और राष्ट्रीयता से नहीं होता है। इसलिए मानव विकास के लिए समान व्यवहार और सम्मान का हकदार है। प्रश्न नंबर 4, प्राकृतिक असमानताओं और सामाजिक समाज जनित असमानताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाज नित असमानताओं में अंतर किया गया है। नंबर 1, प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उसकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उसके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। नंबर 2, प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मगत विशिष्टताओं और योजनाओं का परिणाम मानी जाती है तथा यह मान लिया जाता है कि प्राकृतिक भिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता है। नंबर 1, समाज जनित असमानताएं वह होती हैं जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। नंबर 2, दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज ने पैदा किया है। उदाहरण के लिए कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वाले से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। प्रश्न नंबर 5, आर्थिक समानता की व्याख्या कीजिए। उत्तर, आर्थिक समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी को समान रोजगार, समान वेतन, व्यवसाय और समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार हो सकता है। ऐसी समानता को आर्थिक समानता कहते हैं। लास्की के अनुसार जिस देश में संपत्ति तथा उत्पत्ति के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित होते हैं, उस देश की राजनीति, संस्कृति, शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायपालिका पर पूर्ण धन हावी हो जाता है। रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक समानताओं को परस्पर संबंधित माना जा सकता है। जिन देश में भारी आर्थिक विषमताएं होती हैं, वहां क्रांतिपूर्ण परिवर्तनों की अपेक्षाकृत अधिक संभावना है। राजनीतिक स्थायित्व और सरकार का लोकतंत्रीय स्वरूप बनाए रखने के लिए आमीन भूमि है। समुचित वितरण कर प्रणाली में सुधार तथा शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करके आर्थिक क्षेत्र में समानता को लाना होगा। आर्थिक समानता के मुख्य पक्ष निम्नलिखित है। नंबर 1, आर्थिक सहायता। बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी व अन्य भंग की स्थिति में लोगों को राज्य की ओर से अधिक सहायता की जाती है। नंबर 2, वेतन व कार्य करने की स्थिति। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले तथा स्त्रियों व बच्चों को आर्थिक मजदूरी के कारण ऐसी परिस्थितियों में कार्य आना पड़े जो
उसके स्वास्थ्य व जीवन के लिए हानिकारक हो या उसकी आयु के लिए उचित अवकाश मिले। नंबर 3, रोजगार व अवकाश, सभी को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी और विश्राम के लिए उचित अवसर अवकाश मिले। नंबर 4, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, कानून के समक्ष समानता से क्या अभिप्राय है? उत्तर, कानून के समक्ष समानता का अर्थ है संविधान एवं कानून के लिए सभी नागरिक समान हैं। उसके लिए कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा, शिक्षित या अशिक्षित, अमीर या गरीब नहीं है। सभी उसकी दृष्टि में समान है और वह किसी से इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है और समान दृष्टि से सभी की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सभी समान हैं। प्रश्न नंबर 7, आर्थिक समानता के संबंध में मार्क्स के क्या विचार हैं? उत्तर, आर्थिक समानता के संबंध में मार्क्स का विचार यह है कि व्यक्ति निर्मित असमानता का मूल कारण व्यक्तिगत संपत्ति का कुछ हाथों में केंद्रित होना है। इससे न केवल आर्थिक असमानता का जन्म होता है बल्कि यह सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, सामाजिक स्तर, राजनीतिक प्रभाव और राजनीतिक प्राधिकार आदि में असमानता को बढ़ाता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों में रैंक और सुविधा में असमानता पैदा करता है। मार्क्स ने राज्य को पूंजीवादी वर्ग का एजेंडा माना और पूंजीवादी वर्ग को समाप्त करने का सुझाव किया है। इसलिए असमानता को मिटाने के लिए एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए समाज के ढांचे को बदलने की सलाह दी है। उसने वर्ग रहित, राज्य रहित और राज्य रहित समाज के निर्माण पर जोर दिया है। ऐसा समाजवादी राज्य होगा। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या रूप है? उत्तर, भारतीय संविधान में सामाजिक असमानता युगों से व्यास है। स्वतंत्रता के बाद से संविधान निर्माताओं ने समानता के मूल अधिकारों का उल्लेख करके सामाजिक समानता के महत्व को बढ़ाया है। अनुच्छेद 14 में संबंधी संविधान निर्माताओं ने कानून के समक्ष समानता प्रदान किया है और भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार संविधान में समानता के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। प्रश्न नंबर 9, समानता के प्रति मार्क्सवादी विचार क्या है? उत्तर, मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने दलित दी की खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। इसी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता बल्कि उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। यह ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है और वह लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, आर्थिक असमानता के प्रति मार्क्सवादी और समाजवादी विचार में क्या समानताएं हैं? उत्तर, मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानता सामाजिक विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाना चाहिए तथा आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का निर्णय कायम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिसके समाधान करने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 11, नारीवाद से क्या अभिप्राय है? उत्तर, नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वह स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक है और न ही आवश्यक। नारीवादी का मानना है कि इन असमानताओं को बदलना
बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, पितृसत्ता से क्या आश्चर्य है? उत्तर, पितृसत्ता से आश्चर्य एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व है, शक्ति दी जाती है। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्राकृतिक से भिन्न है और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।